हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सीरीज के फोर्थ पार्ट में हैं, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल कंपोजिशन। इससे पहले कि हम तीन पार्ट्स में सेल की बायोकेमिकल कंपोजिशन देख चुके हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, लिपिड को डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन को डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें सेल में जो हमारा फोर्थ बायोमोलिक्यूल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, वो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स को देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मैस्चर फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द पस सेल ल्यूकोसाइट एंड कॉल्ड इट न्यूक्लिन। सबसे पहले इन्हें फ्रेडरिक मैस्चर ने पस सेल्स के अंदर डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक मैस्चर एक स्विस फिजिशियन थे और एक बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक पस सेल्स के अंदर, बैंडेजेस के अंदर इनको सेल्स को के अंदर देखा और उसे न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिन वाज लेटर shown to be a mixture of basic protein and phosphorus containing organic acid and called nucleic acid। और जैसे जैसे बाद में डिस्कवरीज होती गई, उसमें पता चला कि प्रोटीन भी है, फास्फोरस भी है, तो इसलिए उसका एक ऑर्गेनिक एसिड के नाम पे न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड्स को हम की चेन जो होती है हमारी, तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। और इसमें पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स, द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड और कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लिक एसिड की मोनोमेरिक यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड है जो है वो न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट एस्टर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। सबसे पहला नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस होता है। 5 कार्बन शुगर, इसमें 5 पेंटोज शुगर होती है। एन आयन फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट होता है, जिससे कि आप ये देख रहे हैं, एक नाइट्रोजिनस बेस है, राइबोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कितने तरह के? दो तरह के। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल और आरएनए समटाइम्स इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, समटाइम्स इट्स जेनेटिक, जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि बहुत से वायरसेस में जो है हमारा आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नॉन जेनेटिक जो है वो दो टाइप का होता है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में तो सभी आ जाते हैं ज्यादातर, जैसे टीआरएनए, एसएनआरएनए, एसआईआरएनए। लेकिन कोडिंग जो है, जो कोड करता है, जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है, वो है एमआरएनए। तो जैसे कि मैंने बताया, न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के दो पार्ट होते हैं, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोजिनस बेस है वो हेट्रोसाइक्लिक होता है, प्लानर होता है, और रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। तो प्लानर का क्या मतलब है? प्लानर का मतलब ये है कि ये बेंड, कैन नॉट बेंड, ये बेंड नहीं हो सकता, मुड़ नहीं सकता, एकदम ये रिजिड होता है। और हेट्रो, इसमें डिफरेंट, हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन पोलर होता है, वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये टू टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो है वो 9 मेंबर रिंग होते हैं। ये देखिए, ये 9 मेंबर रिंग है।
एक तो इसमें बेंजीन रिंग है और दूसरा इसमें 5 मेंबर रिंग है। तो ये 9 मेंबर रिंग होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन को हम 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं और गुआनिन को 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। अब इसको क्यों बोलते हैं 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन? क्योंकि इसके 6 कार्बन पोजीशन, जो एडेनिन है, एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 6 कार्बन पे अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। और सिमिलरली गुआनिन में 2 अमीनो प्यूरिन है, यानी कि 6 ऑक्सी 6 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 2 पे जो है अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो इसलिए इसे 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। पायरिमिडीन्स 3 तरह के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये 6 मेंबर रिंग होते हैं। साइटोसिन को 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन बोलते हैं, यूरेसिल को 2 4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन बोलते हैं, और थाइमिन को आइदर 5 मेथिल यूरेसिल और 5 मेथिल 2 4 डाइऑक्सी पायरिमिडीन। थाइमिन जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है यूरेसिल के, सिर्फ इसमें अलग डिफरेंस ये होता है कि इसकी 5 कार्बन पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो इसलिए इसे 5 मेथिल यूरेसिल भी बोलते हैं। अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियोटाइड्स। जब 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो ये जो है जब इसके 5 जो यहां से आप अगर देखें, ये फॉस्फेट है, ये राइबोस शुगर है, और इधर ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ पे जो इसका राइबोस शुगर का जो 3 कार्बन होता है, 3 प्राइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, उस पे फॉस्फेट का 5 प्राइम एंड आके जुड़ जाता है। तो फॉस्फेट का यहां से बाइंड हो जाएगा, तो फॉस्फेट का जो एक 5 प्राइम उसके शुगर के 3 प्राइम एंड से आके जुड़ेगा, एक वाटर रिलीज होगा, और ये एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह से चेन बनाता चला जाएगा। तो ये जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनके बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन, एक अच्छी पिक्चर है किस तरह से क्रोमोसोम से ये डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें फॉस्फेट जो है ये बैकबोन है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। अब शुगर्स की बात करते हैं। इसमें नेचुरल अक्रिक न्यूक्लिक एसिड हैव 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। ऑल नोन शुगर इन न्यूक्लिक एसिड हैव डी स्टीरियो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, डी स्टीरियो आइसोमेरिक और आर स्टीरियो आइसोमेरिक। ये जैसे डी फॉर्म और एल फॉर्म को डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को डी स्टीरियो आइसोमेरिक और आर आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं विच ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज द एबिलिटी टू रोटेट द लाइट। नॉन प्लेनर होते हैं। अभी देखिए नाइट्रोजनस बेस जो था वो प्लेनर था, लेकिन शुगर्स जो है वो नॉन प्लेनर है। क्यों नॉन प्लेनर का मतलब है इट कैन बेंड, ये मुड़ सकते हैं। पेंटोज शुगर फ्यूरानोज टाइप शुगर होती है। शुगर्स की 2 फॉर्म्स होती हैं,
एक तो जनरली जो साइक्लिक, जो जब शुगर लीनियर फॉर्म में होती है, जैसे जो 5 कार्बन या 6 कार्बन या की जो शुगर्स होती हैं, ये जब साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं तो जनरली जो 5 कार्बन शुगर्स हैं वो फ्यूरानोस टाइप होती हैं, और जो 6 कार्बन शुगर्स हैं वो पायरानोस टाइप होती हैं। साइक्लिक इन नेचर, पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं। इनको बेंडिंग प्रोसेस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड शुगर पकर। जो शुगर की बेंडिंग जो प्रोसेस है उसको हम शुगर पकर बोलते हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, एक्सो एंड एंडो। शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंडो और एक्सो। इफ 2 or 3 prime carbon rotate and shifted towards 5 prime, then it is called endoform। जब शुगर की, ये देखिए यहाँ देखिए, जो ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और 5 प्राइम, जब ये 2 और 3 प्राइम के जो कार्बन है जब 5 प्राइम के ऊपर शिफ्ट होंगे तो इसको हम बोलेंगे एंडोफॉर्म। और जब ये जब अबव द प्लेन जाते हैं तो एंडोफॉर्म बोलते हैं, और जब बिलो द प्लेन जाते हैं तो उसको एक्सोफॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लें कि ये यहाँ पे ये बेस है 1 और 4 कार्बन के बीच में, ये बेस है, तो इस बेस से जब अबव द प्लेन जाएंगे 5 कार्बन की तरफ को जब जाएंगे तो इसको बोलेंगे एंडोफॉर्म। और जब नीचे की तरफ को रोटेट होंगे, नीचे की तरफ को ट्विस्ट होंगे तो इसको बोलेंगे एक्सोफॉर्म। इफ इट इज अवे फ्रॉम 5 प्राइम देन इट इज कॉल्ड एक्सोफॉर्म। अब इसमें एक और आती है एनवलप फॉर्म, ई फॉर्म और ट्विस्टेड फॉर्म। इफ ओनली वन ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन इज आउट ऑफ द प्लेन देन इट इज कॉल्ड एनवलप फॉर्म। जब एक कार्बन या ऑक्सीजन को मतलब आउट ऑफ द प्लेन जाती है तो इसे बोलते हैं एनवलप फॉर्म। और जब एक से ज्यादा जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं ट्विस्टेड फॉर्म। तो ये आपके एनवलप फॉर्म और ट्विस्टेड फॉर्म थी। ये इसका ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है। इसमें ये मतलब अदर देन राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें ये साइक्लोपेंटेन है, टेट्राफ्यूरन है। इसमें ये जब शुगर जो बैंड होती है तो किस तरह से कॉन्फॉर्मेशन बनाती है। ये एनवलप फॉर्म, ये ट्विस्टेड फॉर्म, ये एक एनवलप फॉर्म, ये ट्विस्टेड फॉर्म। ये है बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर, ये अल्फा डी राइबोज। अभी देखिए इसमें अल्फा और बीटा में, जैसे मैं पहले आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स वाला अगर मेरा लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने बताया था कि जब कार्बन 1 की पोजीशनिंग डिसाइड करती है कि शुगर जो है अल्फा होगी या बीटा होगी। इसमें जब जो कार्बन 1 में OH ग्रुप जब अबव द प्लेन होता है तो इसे बीटा फॉर्म बोलते हैं, और जब बिलो द प्लेन होता है तो इसे अल्फा फॉर्म बोलते हैं। तो ये अल्फा डी राइबोज है, ये बीटा डी राइबोज है। और ये नीचे देखिए कितना ये सही दिखाई देखिए प्लेन से C2 एंडो। C2 एंडो कब बोलेंगे? जब सेकेंड कार्बन जो है अबव द प्लेन जाएगा। ये प्लेन है, एक प्लेन बीच में मान लिया प्लेन, और उससे अबव जा रहा है तो ये C2 एंडो हो। अब C1 एक्सो, ये बिलो जा रहा है, तो जब बिलो जाएगा तो उसे एक्सो बोलेंगे, और जब अबव जाएगा तो उसे एंडो बोलेंगे। ये याद रखने की चीज है। एक्सोफॉर्म्स कौन सी होती है, एंडोफॉर्म्स कौन सी होती है, इसमें इसी तरह से नेमिंग होती है। और एक और दूसरी चीज, जैसे आपने ये देखा होगा, ये जो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम जो शुगर की नंबरिंग करते हैं न्यूक्लिक एसिड के केस में, जो शुगर की नंबरिंग होती है वो उसमें हम प्राइम वर्ड यूज करते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। और जो नाइट्रोजनस बेस की नंबरिंग होती है उसमें सिंगल 1 2 3 4 यूज करते हैं। ये एक डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा करते हैं, और शुरू से इसी तरह से यही यूज हो रहा है। अब आते हैं चारगॉफ रूल पे। तो एरविन चारगॉफ proposed to rule as termed as Chargaff rule।
These rules played an important role in the discovery of double helix structure of DNA. एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो रूल दिए थे जिसकी हेल्प से डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को की डिस्कवरी में मदद मिली। फर्स्ट रूल क्या था? इन एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए द नंबर ऑफ गुआनिन यूनिट्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट and the number of adenine units equals to the number of thymine units. मतलब क्या कि G is equal to C and A is equal to T, मतलब जितने नंबर के यूनिट G होंगे उतने ही C होंगे, और जितने A एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे। सेकंड रूल क्या था? द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेराइज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, और डीएनए की कंपोजिशन जो है वो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में वेरी करेगी। अब हेंस इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द मोलर रेशियो ऑफ A to T is equals to 1. Similarly, the molar ratio of G to C equals to 1. जो इनका A और T का मोलर रेशियो होगा वो 1 होगा, और सिमिलरली G और C का सम जो है मोलर रेशियो वो 1 होगा। द सम ऑफ प्यूरिन्स इक्वल्स दैट द सम ऑफ पायरिमिडीन्स, मींस A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, थर्ड पॉइंट पहले देखते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। द परसेंटेज ऑफ C प्लस G डज नॉट नेसेसरी इक्वल्स द परसेंटेज ऑफ A प्लस T। मतलब C प्लस G जो है वो A प्लस T के इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स का सम इक्वल होगा, मतलब A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T होगा। वहां ऊपर क्या उन्होंने रूल दिया कि G और C की यूनिट्स इक्वल होंगी, G इज इक्वल टू C इक्वल है और A इज इक्वल टू T इक्वल है, और प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स का सम इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि आगे आपके पास कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसमें आपको पता है कि एडेनिन जो है वो 25% है। अब बाकी आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि बाकी जो है ये कितने कितने यूनिट्स हैं? तो A 25% है, या सपोज करिए A 20% है, A जो है वो 20% है सपोज करिए, तो T A is equal to T है, तो T अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल A is equal to T, तो यानी कि T भी 20% होगा, तो 20 प्लस 20 40% हो गए। अब बचा कितना? 60%, तो 60% को 2 में डिवाइड करिए, यानी कि G जो है वो 30% और C जो है वो 30%। तो इस तरह से ये सम ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स, यानी कि 20 प्लस 30 50 हो गया, इधर भी इधर 20 वो 30 प्लस 20 50 हो गया, तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का सम इक्वल हुआ। तो ये चारगाफ का रूल था जिसने डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझने में और उसकी डिस्कवरी में काफी हेल्प करी। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो, आपको पसंद आया होगा।